कल हमारा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक HDFC 5% से गिरता है एक ही दिन में, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में 55,000 करोड़ से 65,000 करोड़ HDFC के वाइप आउट हो जाते हैं। अगर पूरे बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 91,000 करोड़ वाइप आउट हो जाते हैं एक ही दिन में। अब ये नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि HDFC का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ प्लस है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। तो आज हम पूरा एनालिसिस करके देखने वाले हैं कि आखिर ये गिरावट हुई कैसे, क्योंकि 18 जुलाई का इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था क्वार्टरली वाला। हम वो भी देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट इसका कैसा रहा और बैकग्राउंड में हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हुई है इसके साथ, जिसकी वजह से आज भी ये कंपनी प्रेशर में है, ग्लोबल टेंशन है। और एट द एंड ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास HDFC का शेयर है तो हमें होल्ड करना चाहिए या फिर अभी ही टाइम है बाई करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। तो सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। बाय द वे मेरे पास भी HDFC का बैंक का शेयर है, मैंने 795 पर लिया था कि ये देख के कि अब वॉर ख़त्म हो चुका है, अब तो ये स्टॉक भागने ही वाला है, लेकिन फिर से वॉर चालू हो जाती है, ग्लोबल टेंशन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिर से पिटने लगा है। और मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई बाइंग और सेलिंग टिप नहीं दे रहा हूं, एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट एजुकेशन के लिए ये सब बता रहा हूं कि क्या क्या ये HDFC में चल रहा है और हिस्ट्री में चल चुका है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं इसका चार्ट दिखा दूं तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि 17 जुलाई ये चल रहा था 820 के आसपास। अब 18 जुलाई का रिजल्ट अनाउंस हुआ, लेकिन उस दिन था सैटरडे, फिर संडे और मंडे को जैसे ही मार्केट ओपन होता है ये करता है क्रैश 4% से और धीरे धीरे स्टॉक गिरता गिरता 5% पे आ जाता है 7,777 पर। अब ऐसा क्या था रिजल्ट्स में, आओ जानते हैं। पहले रिजल्ट्स का ही एनालिसिस करते हैं। अब मैं जब बैलेंस शीट पे आता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है, इसमें हम 5 चीजें देखने वाले हैं। टोटल इनकम बढ़ा है घटा है, ऑपरेशन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, NPA, GNPA। यह है क्वार्टर फर्स्ट 2027 का रिजल्ट, यह है क्वार्टर 4 2026 का रिजल्ट यानी पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, और यह है एक साल पहले का रिजल्ट इसी मंथ का। अब यहाँ पर टोटल इनकम देखें तो इस साल इस मंथ में जो टोटल इनकम बना है वो 92,184 बना है करोड़ में, लेकिन पिछले क्वार्टर में कितना था, 89,000। मतलब कि क्वार्टर वाइज तो ये बढ़ा है, मतलब पिछले क्वार्टर के हिसाब से ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर तुम पिछले साल वाले क्वार्टर का देखो, 2025 वाले क्वार्टर का देखो, तो उस साल था 99,200, यानी कि ये गिरा है 99,000 से 92,000, बहुत ज़्यादा गिरा है। अब भले क्वार्टरली वाइज इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये ईयर वाइज डाउन हुआ है। अब ऑपरेशन प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर है ऑपरेशन प्रॉफिट, आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्वार्टर का है 28,168, पिछले साल का इसी महीने का पिछले साल का था 35,733, यानी बहुत ज़्यादा कम हुआ है ऑपरेशन प्रॉफिट, देख सकते हो ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टर वाइज देखो, पिछले क्वार्टर में था 27,802, यानी क्वार्टरली वाइज इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये डाउन है। फिर बैंक के नेट प्रॉफिट की बात करें यानी पेट की, यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर का है 19,059, इससे पिछले साल था 18,155, यानी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है। बट अगर तुम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो जो कि था 19,201 करोड़, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस बार क्या हुआ है, घटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। फिर GNPA, NPA की बात आती है। NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, अब बदले में ज़मीन के कागज़ रख लिए या फिर कुछ भी रख लिया, लेकिन अगर सामने वाला बंदा जो पैसे नहीं लौटा पाता है या फिर इंटरेस्ट नहीं दे पाता है तो ये क्या कहलाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब भले ही बैंक के पास उसके ज़मीन के कागज़ हो या फिर एसेट हो, लेकिन उन्होंने जो अमाउंट दिया है अब तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, अब तो वो अमाउंट पे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब GNPA यहाँ पर देख सकते हो अभी है 1.17% इस क्वार्टर का, लेकिन पिछले साल के क्वार्टर में देखें तो 1.40% था, जो कि ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया बात है कंपनी के लिए। लेकिन वहीं अगर तुम क्वार्टरली वाइज देखो यहाँ पर 1.15% है, यानी हल्का स्लाइटली इंक्रीज किया है, जो कि बढ़िया बात नहीं है कंपनी के लिए। फिर NPA देखें तो वो है 0.41% इस क्वार्टर का, ठीक है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर का देखो, पिछले साल के क्वार्टर का, तो 0.47% था, जो कि ईयर ऑन ईयर डिक्रीज किया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्वार्टरली वाइज देखो तो 0.38% था पिछले क्वार्टर का,
लेकिन अभी इस क्वार्टर का 0.41% है, जो कि इंक्रीज किया है, जो कि बढ़िया बात नहीं है कंपनी के लिए। तो मिला जुला के अगर देखें तो ये इन 4-5 चीज़ों को देखने के बाद, जो कि मेन चीज़ें होती है, इसमें कंपनी ने स्लाइटली पिछले क्वार्टर से या फिर पिछले साल वाले क्वार्टर से, ईयर ऑन ईयर वाले से स्लाइटली जितना एक्सपेक्टेशन था लोगों का, मीट नहीं कर पाई है। अब जैसे ही लोगों को ये सब पता चला, बैंक्स पे तो ऑब्वियसली पहले से ही बहुत सारे प्रेशर चल रहे थे, बहुत सारे केसेस एलिगेशन लगे हुए थे, तो कंपनी प्रेशर में आ जाती है और सारे ने धड़ल्ले से सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी हम पहले के हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है उसकी बात करें तो हिस्ट्री में 4 एलिगेशन लग चुके हैं जो मेन रीजन हुए हैं इस फॉल के, उसकी डिस्कशन करें तो मैंने सारा कुछ बना के रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो HDFC बैंक की अभी जो मार्केट कैप है 11,97,000 करोड़, 5% का कल क्रैश आया। अब मैंने ये सारी बातें आप लोगों को डिटेल से बता दी है। अब देखते हैं 4 वो एलिगेशन जिसकी वजह से HDFC अभी तक प्रेशर झेल रहा है एलिगेशन की वजह से। तो ये सब कुछ स्टार्ट होता है 2023 से, मार्च 2023। तो होता क्या है, HDFC के दुबई बहरीन के ब्रांच में, देख के जाना पूरा वीडियो, तुमको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और एंड में बताऊंगा ही कि कैसे तुमको होल्ड करना है या फिर बाय करना है या फिर सेल करना है। और बाहर के संस्थाएं FIIs या फिर DIs ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इसके टारगेट प्राइस कितने दिए हैं वो भी बताऊंगा। तो दुबई बहरीन के ब्रांच में क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ जो थे वहाँ के, उन्होंने 81 बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिसकी मैच्योरिटी नहीं होती, लाइफ टाइम मैच्योरिटी होती है, मतलब ज़िंदगी भर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, वो भी हाई रिटर्न्स पे, वो भी हायर रिटर्न्स पे। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक पर कुछ भी संकट आता है, बैंक के पास एक लेवल से कम मनी होता है, तो वो इस बॉन्ड्स को खारिज कर सकता है, रद्द कर सकता है। और एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, यही 81 बॉन्ड्स को NRI कस्टमर्स को FD कहा के बेच दिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है सही नहीं था। अब जब मार्च 2023 में ये रद्द हुआ तो जब NRIs के पैसे डूब गए तब उन्होंने एम्प्लॉयज़ पे ये एलिगेशन लगाया कि उनको FD कह के बेचा गया था। अब ये बात एम्प्लॉयज़ ने मानी नहीं। खैर, अब दूसरे एलिगेशन की बात करें तो लीलावती केस, ये आपने सुना भी होगा, जून 2025 की बात है, जब HDFC ने स्प्लेंडर जेम्स करके बहुत पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिस पर कि 65 करोड़ का कर्ज था, मतलब HDFC को निकलवाने थे। हालांकि कर्ज बहुत कम दिया था, सूद वूद जोड़ के 65 करोड़ हो जाता है। इसके ओनर जो थे वो मेहता फैमिली थे, जो कि अभी लीलावती ट्रस्ट के ओनर भी हैं, मतलब ओनर नहीं है। तो ये क्या करते हैं, स्प्लेंडर जेम्स के 65 करोड़ से इन्हें वापस ना करना पड़े, इसलिए लीलावती ट्रस्ट के नाम से HDFC के बैंक के जो MD हैं शशिधर जगदीशन, उन पर 2 करोड़ का घूस लेना का एलिगेशन लगा देते हैं। अब नॉर्मल बैंक तो है नहीं, वो प्रोमोटर हैं HDFC बैंक के, मतलब कि जो टॉप के हैं, हेड MD हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब उन पर एलिगेशंस लगेंगे तो बैंक पर प्रेशर बनेगा ही, जिसकी वजह से बैंक पर भरोसा टूटने लगा। हालांकि जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2026 में इसके फैसले सुनाए तो उन्होंने इस सब को खारिज कर दिया कि इन्होंने घूस लिया था, मतलब इसको खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ बात नहीं है। और इन मेहता फैमिली पर 2 लाख का सैंक्शन भी लगाया कि इन्होंने झूठा आरोप लगाया है। अब ये तो हो गया दूसरा एलिगेशन, इससे भी प्रेशर बना कंपनी पर बहुत ज़्यादा और ट्रस्ट जो था वो थोड़ा टूटा। फिर MSRDC का केस ले लेते हैं, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये क्या करती है, ये एक संस्था है रोड डेवलपमेंट। अब इनके पास बहुत ज़्यादा करोड़ में पैसे होते हैं, हज़ारों करोड़ में। तो ये HDFC बैंक क्या करती है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, तो ये उनके पास जाती है, वो बोलते हैं कि हम आपके बैंक में पैसे रखेंगे अगर आप हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। क्योंकि जो HDFC थी उस टाइम पर दे रही थी 3.5% का ब्याज, लेकिन ये ज़्यादा मांग रहे थे अपने मनी के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। HDFC मान भी जाती है, लेकिन MSRDC ने उतने पैसे रखे ही नहीं जितना कि इन्होंने बताया था। तो HDFC और इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है कि आपने उतने पैसे रखे ही नहीं, तो हम आपको उतना कैसे ब्याज दें, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो 45 करोड़ का होता है। अब 45 करोड़ देखो तो मार्केट कैप के हिसाब से, जो कि 11,97,000 करोड़ है, यानी 12 लाख करोड़ के आसपास या फिर इससे भी ज़्यादा था, तो इसके हिसाब से कुछ नहीं है 45 करोड़ से। लेकिन HDFC के
जो भी है ये एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, एडिशनल इंटरेस्ट में डालने की वजह से, क्योंकि ये इंटरेस्ट में पैसा गया था ना, एडिशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा निकल के आया था तो उन्होंने दिया था, तो 45 करोड़ एडिशनल इंटरेस्ट में जोड़ने के बजाय इन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंस में डाल दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटा, क्योंकि एथिक्स के खिलाफ हो गया ना। अगर तुम एडिशनल इंटरेस्ट में खर्चा कर रहे हो, अतिरिक्त ब्याज दे रहे हो, तो तुम मार्केटिंग एक्सपेंस में इसको कैसे जोड़ सकते हो। जब लोगों को पता चला तो इससे भी कंपनी पर प्रेशर पड़ा। फिर अतानु चक्रवर्ती केस, ये तो सबको पता होगा। 18 मार्च 2026 को अतानु चक्रवर्ती ने यह कहकर रिजाइन दिया। आप लेटर देख सकते हो, मैं लेटर खोल के दिखा दे रहा हूं। इसमें इन्होंने दावा किया, देखो एक लाइन है, पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ। पिछले 2 साल से जो चीजें हो रही है इनके पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स के खिलाफ है, जिसकी वजह से 843 से शेयर टूटता 744 पर आता है, जिसकी वजह से पूरे मार्केट से 1 लाख करोड़ वाइप आउट हो जाते हैं एचडीएफसी के। अब बात करें कि ये सब एलिगेशन तो लगे हैं, लेकिन फंडामेंटली देखें तो कंपनी अभी भी स्ट्रांग देखी जा रही है। जैसा कि मैंने एनालाइज किया, भले ही क्वार्टरली वाइज ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है, लेकिन ये अभी भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसके ब्रांड मोट हैं ही, क्योंकि ये इसके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, इसके पास ब्रांड वैल्यू है। बट अभी जो एलिगेशन लगे हैं, 4-5 एलिगेशन लगे हैं, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। और वॉर जो स्टार्ट हुआ था फिर बंद हुआ, इसके वजह से ग्लोबल प्रेशर खत्म हुए थे, लेकिन ये वॉर फिर से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, जो कल का जो 5% टूटा था मार्केट, वो किसकी वजह से टूटा था, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशन जो थी कंपनी ने मैच नहीं की थी। ये जो 5% क्रैश हुआ था, मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रही थी इस कंपनी से, इस एचडीएफसी बैंक से, उतना कंपनी कर नहीं पाई। मार्केट एक्सपेक्टेशंस नॉट मीट। अब टारगेट प्राइसेस की बात करें तो जेपी मॉर्गन ने इसके लिए टारगेट प्राइस जो दिया है 1 साल के अंदर 990 का, अभी 777 चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 1050 का, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने दिया है 1020 का, मॉर्गन स्टैनले ने दिया है 1025 का और जेफरीज ने दिया है 1240 का। अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर सब कुछ सही चलते रहता है, अगर वॉर ख़त्म हो जाती है, मैं ऑब्वियसली मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, तो मैं अगर सब कुछ सही चलते रहता है और कंपनी एक बार क्वार्टर में सही परफॉर्म कर जाती है, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये कंपनी में बुलिश मोमेंट आपको देखने को मिलेगा और ये सब प्राइस आराम से कंपनी अचीव कर सकती है। मैं इसके लिए बुलिश हूँ, अगर सब कुछ सही चलते रहा और वॉर ख़त्म हो जाता है। बाकी आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।